हेलो एवरीवन, आज है 23 अगस्त और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे एनबीसीसी इंडिया के बारे में। देखिए, इंफ्रा के शेयर में आज बहुत बड़ी गिरावट देखने को मिली है। एनबीसीसी में 5% के आसपास की गिरावट है। उसके अलावा और भी कई सारे शेयर्स हैं जो आज भयंकर तरीके से टूटे हैं। एनसीसी में तकरीबन 8.5-9% की भी हमें गिरावट देखने को मिल चुकी थी। वीडियो में बात करेंगे एनबीसीसी इंडिया की। देखिए, सरकारी कंपनी है ये और 4.5% की गिरावट हमें यहाँ पर जरूर देखने को मिली है। 40 रुपए के आसपास शेयर ट्रेड जरूर कर रहा है। और वीडियो में बातचीत करेंगे कि एनबीसीसी इंडिया के शेयर में खरीदारी करने का क्या ये सही मौका है कि नहीं, या और फर्दर गिरावट आपको यहाँ पर देखने को मिल सकती है। उन सारी चीज़ों के बारे में हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। लेकिन उससे पहले, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो बात करते हैं एनबीसीसी इंडिया की। देखिए, एनबीसीसी इंडिया के शेयर में गिरावट ज़रूर देखने को मिली है और ये गिरावट पिछले कई हफ्तों से चल रही है। एक महीने में ये लगातार 18 से 19% तक टूटा है। देखिए, मार्केट अगर आप देखें तो पिछले 2 हफ्तों से भैया सबको परेशान कर रहा है। एक बड़ी गिरावट हमें देखने को मिली है, खास करके मिड कैप और स्मॉल कैप में। और मिड कैप और स्मॉल कैप की ये जो गिरावट है वो अभी भी थम नहीं रही है। अभी भी हमें यहाँ पर और फर्दर गिरावट देखने को मिल रही है। हालांकि लार्ज कैप जो है वो अपने आप को मैनेज कर रहे हैं और लार्ज कैप में भी मेनली एफएमसीजी और आईटी कंपनियां हैं, वहां पर आपको अच्छा खासा रिस्पांस देखने को मिल रहा है। फार्मा में एक बहुत बड़ी गिरावट देखने को मिली जरूर थी, लेकिन आज के दिन में वो गिरावट थमती हुई नजर जरूर आई है। एनबीसीसी इंडिया 40 रुपए का शेयर है और एक महीने में भयंकर गिरावट है। बहुत ज़्यादा नुकसान यहाँ पर हो भी रहा है। लेकिन एक साल में अगर हम देखें तो 38% का ग्रोथ है। लेकिन अगर आप देखें तो ये गिरावट वाकई में बहुत बड़ी है, जो एक्सपेक्ट नहीं किया था किसी ने। देखिए, तेजी आई थी, ठीक है, 30 रुपए से शेयर सीधा पहुंचा था ये 50 रुपए के ऊपर, ठीक है। और जब टूट के दोबारा 40 रुपए तक आया था तो गिरावट उतनी बड़ी नहीं थी, तकरीबन 20% की गिरावट आप इसको कह सकते हैं, 20-25% की। लेकिन दोबारा एक बड़ी रफ्तार पकड़ ली और शेयर पहुंच गया 58 रुपीज के करीब। अब लग रहा था कि शायद यहां पर भी 20-25% की गिरावट आएगी, लेकिन वहां से ये शेयर गिरावट रुक जाएगी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। ये और ज्यादा गहरा गई और ये बड़ी गिरावट हमें देखने को मिली है। और आप देखिए, शार्पली डिक्लाइन है ये। कहीं पर भी ऐसा नहीं लग रहा है कि अच्छा एक सपोर्ट यहां पर बन रहा है, यहां पर तेजी की शुरुआत हो सकती है। लेकिन हाँ, एक सपोर्ट यहां पर है जरूर। 39 रुपीज का एक सपोर्ट है, आप देखिए। और इससे पहले भी जब शेयर में एक बड़ी रफ्तार आई थी, शेयर 52 के करीब पहुंचा था और इस शेयर ने तकरीबन 39 रुपीज के आसपास एक सपोर्ट बनाया था, ठीक है। और उसके बाद एक रफ्तार की शुरुआत हुई थी। अब यहां पर भी उम्मीद करते हैं कि ये 39 का सपोर्ट काम कर जाए। अगर वो काम कर जाएगा तो अच्छी बात है, लेकिन अगर ये 39 का सपोर्ट को तोड़ देगा तो याद रखिए, नीचे की तरफ आपको 30 रुपए तक के भी लक्ष्य देखने को मिल सकते हैं। लेकिन 39 का सपोर्ट तोड़ेगा तब, ठीक है। अगर यहाँ पे थोड़ा सा खुद को संभाल लिया इसने तो वापस एक तेजी जरूर ये यहां से दिखा भी सकता है। लेकिन अगेन मैं कह रहा हूं, एकदम से कूदने की जरूरत नहीं है। अगेन याद रखिए, देखिए पहले भी क्या हुआ था, शेयर यहां पे 52 पे था, टूट गया, ठीक है। 39 रुपीज के आसपास इसने कुछ वक्त बिताया था। 3-4 दिन का वक्त था ये, 3-4 सेशन इस कंपनी ने बिताए थे। उसके बाद यहां से शुरुआत हुई थी। तो अगर यहां से टूटता है और एक दिन की रैली आती है तो उस पर भरोसा मत करिएगा। पहले एटलीस्ट 3-4 दिन तक एक सपोर्ट बनना जरूरी है इसका। उसके बाद आप यहाँ ये मान सकते हैं, अच्छा अब यहां से ये तेजी की तरफ आगे बढ़ सकता है। लेकिन अगर 39 का सपोर्ट तोड़ दिया तो नीचे 30 रुपए तक के भी नेक्स्ट सपोर्ट आपको देखने को मिल सकता है वहां पर। देखिए, मिड कैप शेयर है, 7,700 करोड़ के आसपास का इसका मार्केट कैप है। एनएसई में देखें तो 72 लाख के अराउंड का इसका वॉल्यूम प्रिंट नजर आता है। शेयर होल्डिंग की बात करें तो प्रमोटर के पास 61.75% की होल्डिंग है, 2.91% की होल्डिंग एफआईएस के पास है, 3.29% की होल्डिंग म्यूचुअल फंड यहाँ पर ओन करते हुए बैठते हुए नजर आते हैं। हाईएस्ट पब्लिक शेयरहोल्डर में एलआईसी है, 6.55% की होल्डिंग है उनके पास और 13% का डिविडेंड पे कर रहा है। हालांकि वो उतना अच्छा नहीं मानता हूं मैं उसको, 13 पैसे का कोई डिविडेंड नहीं होता और उतना अच्छा नहीं है ये मेरे हिसाब से। एनबीसीसी सरकारी कंपनी है, सरकारी इंफ्रास्ट्रक्चर की कंपनी है, डूबने का खतरा तो पहली चीज नहीं है। लेकिन ये चीज जरूर हो सकती है कि फ्यूचर में सरकार इसको बेचकर अपना डिसइन्वेस्टमेंट कर सकती है और कोई प्राइवेट प्लेयर यहां पर आ सकता है। इसके चांसेस है, हालांकि प्रोसेस होने में बहुत लंबा वक्त लगता है। आईडीबीआई बैंक में हमने देख लिया ये सारी चीज, हालांकि वो बैंक था, बाकी कंपनियों जो छोटी मोटी कंपनियां वहां उसको तो भैया सरकार बहुत जल्दी निपटा देती है। लेकिन फिर भी
देखना होगा कि किस तरीके से ये चीज़ें वर्कआउट होती है। अगर आप इस चीज़ को ध्यान से देखें तो आप देखिए यहाँ से टूटकर शेयर आया था, अगर मैं आपको ठीक से उसको दिखा पाऊँ, और यहाँ पर देखिए सपोर्ट बन रहा था, ठीक है, 38-39 के करीब। फिर वो धीरे धीरे संभल रहा था इस लेवल पर। आप देखिए तेजी भी आई तो समझिए कि एकदम से दौड़ गया, ये धीरे धीरे गया था ये, ठीक है, और थोड़ा सपोर्ट बनने के बाद फिर बड़ी रफ्तार आई थी। तो यहाँ पर भी अभी उसी लेवल के आसपास ये आया है। यहाँ से एक सपोर्ट का बनना ज़रूरी है, अगर वो बन जाता है तो दोबारा ऊपर की तरफ जाता हुआ नज़र आ सकता है। अगर नहीं बनता है तो और फर्दर ये नीचे टूट सकता है, और जो नेक्स्ट सपोर्ट इसका होगा वो तकरीबन होगा 30 से 32 रुपए के आसपास का आपको देखने को वहाँ पर मिल सकता है। एक और चीज़ है, अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूजर 62% लोग खरीदने की सलाह दे रहे हैं, 12% लोग बेचने की बात कर रहे हैं, और 26% लोग यहाँ पर होल्ड करने की नसीहत भी आपको देते हुए नजर आ रहे हैं। एनबीसीसी इंडिया अगर मैं बात करूं तो भैया रेवेन्यू में कोई खास कमाल नहीं हुआ है, हालांकि एक्सपेक्टेड भी था। कोरोना की वजह से कहीं ना कहीं जो प्रॉफिट है रेवेन्यू में उसमें डिक्लाइन ज़रूर हमें देखने को मिला है। प्रॉफिट में भी देखा जाए तो डिक्लाइन ही है, कोई इतना बड़ा तेज़ी नहीं है, लेकिन फिर भी 236 करोड़ का अच्छा प्रॉफिट हम कह सकते हैं कि अच्छा चलो कमाया तो था इन्होंने। एनबीसीसी देखा जाए तो अब ये सही पी रेशियो पर पहुंच चुका है, 34 का इसका पी रेशियो है, जबकि सेक्टर पी 56 के आसपास का है। तो अब कह सकते हैं कि हाँ अब ये थोड़ा सा सस्ता हो रहा है। लॉन्ग टर्म में बैंक एफडी से अच्छा रिटर्न जरूर दिया है, लेकिन एक चीज़ है ये भी है कि डिविडेंड, जैसे कि मैंने कहा कि भैया मुझे पसंद नहीं आता, अच्छा डिविडेंड पे नहीं करता है ये। खरीदने का अभी भी सही मौका है क्योंकि शेयर ओवरबोर्ड जोन में अभी भी नहीं पहुंचा है, और कोई भी रेड फ्लैग्स हमें यहाँ पर देखने को नहीं मिल रहे हैं। शेयर होल्डिंग पैटर्न की अगर हम बात करना चाहते तो भैया देखें कि किसको माल चिपकाया गया है, तो 61.75% की होल्डिंग है, और प्रमोटर मतलब सरकारी है। 3.29% की होल्डिंग म्यूचुअल फंड, 7.09% की होल्डिंग डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन के पास है, 2.91% की होल्डिंग एफआईएस के पास है, और भैया रिटेल वालों के पास तकरीबन 25% की होल्डिंग है, उसमें से 20% की होल्डिंग छोटे रिटेल इन्वेस्टर्स के पास है। अगर हम पीछे जाए तो हाँ रिटेल वालों ने खरीदारी करी है, लेकिन कोई इतनी बड़ी खरीदारी भी नहीं देखने को मिली है। 19% की होल्डिंग 20% पर आई है, कोई ज़्यादा बड़ी होल्डिंग नहीं है। उसके कंपैरिजन में जो जितने शेयर होल्डिंग है उतनी ही देखने को मिले, कोई ज़्यादा पैनिक होने वाली है ऐसा नहीं कि अच्छा ये लोग खरीद रहे ये लोग बेच रहे हैं। लेकिन हाँ नेक्स्ट क्वार्टर जो होगा वो इम्पॉर्टेंट रहेगा बहुत सारी कंपनियों के लिए भी। देखिए ओवरऑल अगर मैं बात करने जाऊँ तो हाँ दिक्कत है अभी, जिस तरीके की स्मॉल कैप और मिड कैप की पिटाई हो रही है वो डेफिनेटली कहाँ पे रुकेगी ये कहना मुश्किल है। लेकिन एक चीज़ है एनबीसीसी इंडिया में 38-39 का एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट नज़र आता है। अगर उसको सस्टेन कर जाती है ये कंपनी तो दोबारा रिकवर कर जाएगा, और अगर वो सस्टेन नहीं करती है तो 30 रुपए तक के भी आपको एक अच्छे टारगेट वहां पर देखने को मिल सकते हैं। एक चीज़ हमेशा याद रखिए, मार्केट में पेन है, पैनिक है, लेकिन याद रखिए जहां पेन होता है, पैनिक होता है, वहीं पर खरीदारी के मौके भी होते हैं। पिछले साल कोरोना में हमने देखा कि किस तरीके से बड़ी बड़ी कंपनियां टूट के बिखर रही थी, और उसके बाद उन्होंने 3-4 गुना पैसा बनाकर दिया भी था। देखिए एक चीज़ मैं यही कहूँगा कि जब बहुत सारे लोग खरीदारी कर रहे हो तब कॉशियस होने की ज़रूरत है, और जब बहुत सारे लोग बिकवाली कर रहे हो तब भैया खरीदारी का मौका होता है। तो अगेन मैं कहूँगा मार्केट की ये जो गिरावट है खास करके स्मॉल कैप और मिड कैप में अभी भी अच्छा परफॉर्म नहीं किया है, लेकिन याद रखिए इस गिरावट में ही अच्छे मौके बनेंगे फ्यूचर के लिए। और एक चीज़ ये भी है कि अच्छी कंपनियों का चुनाव करना भी ज़रूरी है, और एनबीसीसी कोई ऐसी कंपनी नहीं है कि जहां पर आप एक बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट करके बैठ जाए और ये एक्सपेक्ट करें कि अच्छा मुझे बहुत बड़ा यहाँ पर रिटर्न मिल जाएगा। छोटा मोटा हल्का फुल्का इन्वेस्टमेंट आप यहाँ पर कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। जो प्राइस ट्रेड कर रहा है वो उतना भी महंगा नहीं है, डेफिनेटली आप यहाँ पर बाय करके चल सकते हैं, लेकिन आपको वक्त देना पड़ेगा। और पहली चीज़ सपोर्ट यहाँ पे बनना ज़रूरी है। अगर सपोर्ट नहीं बन रहा है तो भैया अभी के लिए जल्दबाजी मत करिए, लेकिन सपोर्ट बन जाता है 39-38 रुपीज़ के ऊपर 1-2 दिनों में तो डेफिनेटली आपको यहाँ पर बाइंग के मौके भी मिल जाएंगे। वीडियो को यहीं पे एंड करूँगा, पसंद आया हो तो लाइक करो, शेयर करो, चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, और एनबीसीसी इंडिया के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिख कर बता सकते हैं। थैंक यू।